करें। चलिए, तो गुड इवनिंग सभी को। हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इतिहास की क्लास को। इतिहास काफ़ी दिनों से हम लोग देख रहे हैं और प्राचीन काल होते हुए मध्यकाल तक हम लोग पहुंच चुके हैं, मिडिवल तक, जिसमें मिडिवल में दो बड़े बड़े हिस्से हैं। पहला हिस्सा आपको दिल्ली सल्तनत के रूप में बताया कि सुल्तानों का काल था, अलग अलग राजवंश थे, जिसमें सबसे पहले थे गुलाम, उसके बाद फिर खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। और बताया था कि शुरुआती चार जो थे वो तुर्क थे और सबसे लास्ट वाले अफगान थे। और उसी के बाद फिर भारत में आते हैं मुगल। और मुगल भी बेसिकली तुर्कों की एक शाखा थी, उनको चगताई तुर्क कहा जाता था बेसिकली। और उन्हीं मुगलों से ही अफगानों से मुगलों का काफ़ी संघर्ष रहा, जिसमें जो सबसे पहला मुगल बादशाह था बाबर, 1526 से 30। बाबर के बाद उसी का बेटा बना हुमायूं। हुमायूं का जो शासनकाल था वो दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक 1530 से 40 और दूसरा 1555 से 56 तक। और इसके बाद आया अकबर। अकबर हुमायूं का ही बेटा था और इसका शासनकाल जो था मुगलों में फिर जो स्थायित्व मुगलों को देता है, इसके पहले ही काफ़ी डिस्टर्ब रहे थे मुगलों। और अकबर की मौत आपको बताया था कि पेचिश से हुई थी, ज़्यादा खा लिया था, उसके बाद उसकी मौत हो गई। और इसके बाद इसी का बेटा था जहांगीर। जहांगीर को सलीम के नाम से जाना जाता है। और इस जहांगीर का काल जो है वो पेंटिंग के गोल्डन पीरियड के रूप में जाना जाता है, मुगलों का स्वर्ण काल इसको कहा जाता है, जहांगीर के काल को। ठीक। फिर आपको बताया था जहांगीर की ही वाइफ थी मेहरुन्निसा, जिसका नाम पहले नूर महल हुआ, फिर नूर महल से फिर नूरजहां। और यही इसकी सबसे खास बेगम थी और वही मुगलों की सबसे पावरफुल लेडी मानी जाती है, मुगलों की सबसे शक्तिशाली महिला नूरजहां। और बाद में जहांगीर की जब बीमार पड़ा, तबीयत उसकी खराब हुई, तो उसको फिर लेके गई थी कश्मीर, और वहीं कश्मीर से लौटते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। और फिर जहांगीर को ले आके दफन किया गया कहाँ पर, काबुल में, सॉरी लाहौर में। और वहीं लाहौर में इसका मकबरा है, शाहदरा में। और इसका मकबरा किसने बनवाया था? खुद नूरजहां ने बनवाया था। ठीक। जहांगीर के बाद फिर इसका बेटा शासक बना शाहजहां। शाहजहां शाहजहां का टाइम पीरियड आप लिख सकते हैं 1627 टू 1627 से 1658 तक था। अब ये जो शाहजहां था, शाहजहां जब बादशाह बना तो इसका, जैसे आपको बताया था कि जहांगीर का टाइम जो है वो पेंटिंग के लिए जाना जाता है, चित्रकारी के लिए जाना जाता है। शाहजहां को चित्रकारी का कुछ खास शौक था नहीं। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। मुगल स्थापत्य, आर्किटेक्चर, तो मुगल स्थापत्य का, मुगल स्थापत्य का स्वर्णकाल, गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। तो इसे बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था, जिसमें आगरे का किला था या ताजमहल था या जामा मस्जिद था, जो बड़ी बड़ी इसने इमारतें बनवाई। ठीक है, आर्किटेक्चर। और इसी के समय जो पिटराड्यूरा, आपको बताया था कि जहांगीर के समय शुरुआत हुई थी एतमाद-उद-दौला के मकबरे से, पिटराड्यूरा इसके समय बहुत फेमस हुआ। और ख़ास तौर पर ताजमहल और लाल किले की जो दीवारें खास थी, उसमें खूब जम के इस पिटराड्यूरा शैली का इस्तेमाल किया शाहजहां ने। इस शाहजहां की भी एक खास बेगम थी। इसकी जो खास बेगम थी उसका नाम था, आप लिख सकते हैं, इसकी जो खास बेगम थी शाहजहां की, जिसे बताया था कि मेहरुन्निसा किसकी खास बेगम थी? जहांगीर की। इनकी शादियां हजारों में होती थी। तो वैसे जो शाहजहां था, इसकी जो वाइफ थी वो थी अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। तो अर्जुमंद बानो बेगम किसकी खास बेगम थी? शाहजहां की। और ये अर्जुमंद बानो बेगम जो थी, ये आसफ खां की बेटी थी। किसकी बेटी थी? आसफ खां। तो जो आसफ खां था, आसफ खां किसका भाई था? नूरजहां का भाई था। तो जो नूरजहां का भाई था कौन? आसफ खां। और उसी आसफ खां की बेटी थी कौन? अर्जुमंद बानो बेगम। और उस अर्जुमंद बानो बेगम की शादी किससे हुई थी? शाहजहां से हुई थी। तो ये अर्जुमंद बानो बेगम सीधे सीधे कहा जाए कि ये सगी भतीजी थी किसकी? नूरजहां की थी। तो ये भी नूरजहां, क्योंकि नूरजहां का भाई था आसफ खां, उसी की बेटी थी अर्जुमंद बानो बेगम। तो उसकी बेटी, उसकी भतीजी भी थी और बाद में वही उसकी क्या बन गई? बहू बन गई।
और ये भी बहुत सुंदर थी। इसी अर्जुमंद बानो बेगम को टाइटल दी गई है मुमताज महल की। इसको टाइटल किसकी दी गई? मुमताज महल। तो जो मुमताज महल थी उसका असली नाम क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम। अब ये जो मुमताज महल है ये शाहजहां की सबसे खास बेगम थी। जैसे बताया कि इनकी शादियां हजारों में होती थी, लेकिन एक या दो बेगम होती थी जिनको सबसे खास बेगम का रुतबा होता था। तो जो ये थी मुमताज, ये भी इसकी क्या थी? खास बेगम थी। तो ये जो खास बेगम में होती थी तो ऐसा नहीं होता था कि इनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी होती थी, कभी कभी इनका भी बड़ा नरक हो जाता था। किसी एक से मोहब्बत कितनी खतरनाक होती है, प्यार के साइड इफेक्ट किसको बोलते हैं, कि आप सोचिए 1611 में मुमताज और शाहजहां की शादी होती है। 1611 में मुमताज और शाहजहां की शादी हुई थी, और 1631 में जब मुमताज की मौत हुई तो ये शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। बैक टू बैक 14 बच्चे। खाली बच्चे पैदा करते करते वो लिवर पेन से मर गई थी। तो जब 14वां बच्चा पैदा करते समय वो मरी, तब जाके उसने बनवाया ताजमहल। तो ताजमहल ऐसा नहीं बनता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। 14 बच्चे उसने पैदा किए थे और खाली बच्चा पैदा करते करते वो मर गई थी। ठीक, तो लिख सकते हैं 1611 1611 मुमताज और शाहजहां की शादी हुई। मुमताज वॉज मैरिड विद शाहजहां। मुमताज और शाहजहां की शादी हुई 1611, मुमताज और शाहजहां की शादी हुई। और फिर 1631 1631 1631 शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज की मृत्यु हो गई। मुमताज वॉज डाइड व्हेन शी डिलीवर्ड द 14 चाइल्ड ऑफ शाहजहां। शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक, बैक टू बैक 14 बच्चे। 14 मतलब कि ऐसा नहीं कि हल्के फुल्के मरियल टाइप के बच्चे पैदा हुए। इनमें से 7 ऐसे थे जिसका नाम अभी आपको हम लिखवाएंगे, जिसमें 4 बेटे और 3 बेटियां थी। ठीक, और ये ताजमहल इसी के बाद बना था। देन ताजमहल वॉज बिल्ट, तब उसने क्या बनवाया? ताजमहल। ठीक, तो इसके जो बच्चे थे तो इनके बच्चों में 3 बेटियां थी। तो पहले बेटियों के नाम लिख लीजिए। बेटियों में सबसे पहली थी जहां आरा। जहां आरा। उसके बाद थी रोशन आरा, और तीसरी थी गोहन आरा। जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा, ये 3 बेटियां थी और 4 बेटे थे। बेटों में सबसे बड़ा था दारा शिकोह। दारा शिकोह। दूसरे नंबर पर था शाह शुजा। शाह शुजा। तीसरे नंबर पर था औरंगजेब, और चौथे पर था मुराद। ठीक, तो ये जो सातों बच्चे थे ये सब किसके थे? मुमताज और शाहजहां के थे। तो इनमें भाई बहनों में जो सबसे बड़ी औलाद थी वो कौन थी? जहां। इन सब में सबसे बड़ी थी। और सबसे जो छोटी थी वो गोहनारा थी। 1631 में जब मुमताज की मौत हुई तो यही गोहनारा का जन्म हो रहा था। तो गोहनारा के पैदा कर जन्म देते समय ही मुमताज की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। सबसे छोटी यही थी। ठीक, और औरंगजेब कौन से नंबर का भाई था? तीसरे नंबर पर था औरंगजेब भाइयों में। ठीक, तो इनमें जब मुमताज की मौत हुई तो मुमताज की मौत के बाद शाहजहां बिल्कुल किसी काम का नहीं रहा, शराब वराब पी के बस ऐसे ही पड़ा रहता था। शाहजहां के नज़दीक थे ये दोनों। दोनों इसके जो बड़े बच्चे थे कौन से? जहां और दारा शिकोह, यही दोनों सबसे बड़े थे। और यही दोनों, क्योंकि बड़े बच्चे जो होते हैं माँ बाप से ज़्यादा प्यार उन्हीं का रहता है, बड़े बच्चों का। तो बड़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं माँ बाप। तो शाहजहां का सबसे ज़्यादा लगाव इन्हीं दोनों से था। तो यही दोनों हमेशा शाहजहां के साथ रहे और पूरा शासन इन्हीं सबों ने ही संभाला था। इन्हीं दोनों भाई बहन ही सारा कुछ करते थे। शाहजहां कुछ खास करता नहीं था, सब कुछ इन्हीं के हाथ में था, यही सब कुछ संभाल रहे थे। तो जब व्यवस्था ठीक ठाक बनने लगी, इन सबों ने शासन अपने हाथ में लिया, तो इसमें जो दारा शिकोह था वो थोड़ा लिबरल था, उदार टाइप से था। दूसरा अकबर भी इसको कहते हैं कि ये भी अकबर की तरीके से इसकी नीतियाँ कैसी थी, बिल्कुल उदार टाइप से थी। लेकिन इन सब में सबसे जो कट्टर, सबसे जो बदमाश था वो औरंगजेब था। इन सबों को पता था कि औरंगजेब सबसे ज़्यादा कट्टर है।
तो इन दोनों ने क्या किया कि जानबूझ के औरंगजेब को, जब ये बड़ा हुआ तो इसको कभी आगरा में रहने ही नहीं दिया। औरंगजेब को उस समय मुगलों की जो सबसे मुश्किल जगह थी दक्कन, दक्कन में दो बड़े राज्य थे, एक बीजापुर और गोलकुंडा, और मराठे उभर रहे थे। तो बीजापुर, गोलकुंडा और मराठों से निपटने के लिए किसको भेजा जाता था? औरंगजेब, क्योंकि दक्कन का एरिया पहाड़ी इलाका था। और तीनों वो दोनों जो विजयनगर और बहमनी के बाद जो टूटे थे उसमें बीजापुर, गोलकुंडा बचे हुए थे, और वो सब शिया राज्य थे, तो उससे भी औरंगजेब की चिढ़ थी। तो एक तो इसको या तो दक्कन भेजा जाता था, वहां से खाली होता था तो सीधे उसको सब मध्य एशिया के अभियान पर भेज देते थे, बल्क, बदख्शां, काबुल, कंधार, उधर उज्बेकों से लड़ने के लिए, मारकाट खून खराबा करता था। वहां से खाली हुआ तो फिर सीधा दक्कन, आगरा आने ही नहीं देते थे। पूरे कैरियर में केवल 2 बार वो आगरा आ पाया था जब शहजादा रहा था, तो उसको आने ही नहीं देते थे। तो यानी इसको साम्राज्य के सबसे दूर वाले स्थान पर रखा गया, या तो दक्कन एक कोना, मैं तो सीधे बल्क, बदख्शां, काबुल, कंधार उधर भेज देते थे, जाके उधर उज्बेकों से लड़े भिड़े, कटे मरे। वहां से खा लिया तो सीधे बीजापुर, गोलकुंडा, मराठे उधर लश्कर है। तो उसको मुगलों की सबसे जो मुश्किल जगह थी, सबसे खराब जगह जो माना जाता था, वहीं पर औरंगजेब को हमेशा रखा गया, और आगरे में हमेशा यही दोनों रहे। तो औरंगजेब समझ लिया कि बिल्कुल दुश्मनों के बीच ही पला बड़ा। वही दुश्मनों के बीच पला बड़ा होने की वजह से परिस्थितियां बहुत मुश्किल हुई, और उन मुश्किल परिस्थितियों ने औरंगजेब को पत्थर कर दिया। जैसे आपको बताया कि सबसे खराब बचपन किसका था? अकबर का था। लेकिन उन बुरी परिस्थितियों ने अकबर को क्या कर दिया? मजबूत कर दिया, लोहा बना दिया। तो उसके बाद जो वो निखर के आया, जब शासन अपने हाथ में लेता है तो बिल्कुल बेहतरीन व्यवस्था चलाता है। वही औरंगजेब के साथ हुआ कि वो पूरा जवानी समझ लिया कि उसका दुश्मनों से लड़ते भिड़ते, मार काट, खून खराबा, साजिश उसी में लगा रहा। खूंखार जनजातियां मध्य एशिया से लेकर दक्कन के दुश्मनों से उलझा रहा। तो लड़ाई झगड़ा युद्ध करते करते वो इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुका था, युद्ध साजिश और ये सबसे मतलब मास्टर था इन चीज़ों का। और ये दरबार में रहते हुए, भाई दरबारी राजनीति तो ठीक ठाक है, फील्ड एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए, इसमें दारा शिकोह गड़बड़ हो गया, और इसी का फायदा मिल गया औरंगजेब को। 1658 में शाहजहां बीमार पड़ा, और ये खबर फैली कि बादशाह मर गया, क्योंकि शाहजहां दरबार और बाद में लगाना बंद कर दिया था, ऐसे शराब वराब पी के पड़ा रहता था, सारा काम यही दोनों करते थे। तो ये अफवाह फैली कि बादशाह मर गया। तो जब बादशाह के मरने की अफवाह फैली तो इसके बाकी, औरंगजेब दक्कन में था, और मुराद गुजरात में था, शाह शुजा बंगाल में था, और आगरे में था दारा शिकोह। तो दारा शिकोह छोड़ के बाकी तीनों भाई फिर आगरे की तरफ बढ़ के चल के अपना अपना हिस्सा लिया जाए, पिताजी तो गए। तो जो वो सब अपने सैनिक टुकड़े लेके आगरा की तरफ बढ़ते हैं, तो दारा शिकोह और जहांआरा ने क्या किया कि इन सबों के कंपटीशन को कम करने के लिए, भैया के हिस्सा मांगेंगे सब, तो शाहजहां को फिर से मिला जुला के बढ़िया से कपड़ा वपड़ा पहना के दरबार में एक बार बिठाया गया, लोगों को झरोखा दिखाया गया कि नहीं, बादशाह मरा नहीं है, जिंदा है, आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हाथ वाथ उसका पकड़ के हिलाया गया कि ये जिंदा है, काहे परेशान हो तुम लोग। तो इस हरकत से भाइयों का कंपटीशन रुकने के बजाय और बढ़ गया, क्योंकि उससे लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका कि बादशाह जिंदा तो था, लेकिन वो किसी काम का नहीं था, सारा काम यही सब कर रहे थे, वही सब पकड़ के लेके चल रहे थे। तो भाई और तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगी, पहले हिसाब जिंदा रहते रहते अपना हिसाब किताब ले लिया जाए ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और ऐसा पहली बार हुआ। जनरली जो आपने सुना होगा इतिहास में कहीं भी, जब भी उत्तराधिकार युद्ध होता है, सक्सेशन वॉर, तो उत्तराधिकार युद्ध कब होता है कि जब राजा मर जाए, उसके बाद उसके बेटे गद्दी के लिए लड़ते हैं। शाहजहां के साथ उल्टा हुआ, इसके जिंदा रहते ही इसके बेटे लड़ पड़े थे, और इसके सामने ही चारों बेटे लड़े। सक्सेशन वॉर इसके सामने हुआ, और 4 लड़ाइयाँ हुई। ठीक है, लिख सकते हैं शाहजहां का उत्तराधिकार युद्ध, सक्सेशन वॉर ऑफ शाहजहां, शाहजहां का उत्तराधिकार युद्ध। तो शाहजहां का उत्तराधिकार युद्ध जो हुआ, उसमें 4 बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई। एक हुआ 1658, धर्मत का युद्ध, बैटल ऑफ धर्मत, धर्मत का युद्ध। फिर 1658 सामूगढ़ का युद्ध। फिर 1659 खजुआ का युद्ध। फिर 1659 देवराई का युद्ध। धर्मत, सामूगढ़, खजुआ और देवराई। तो ये चारों लड़ाइयाँ किसके लिए थी? शाहजहां का उत्तराधिकार युद्ध था।
तो इसमें पहली दोनों लड़ाइयों में औरंगजेब जीत जाता है, और औरंगजेब जीतने के बाद सामूगढ़ के बाद औरंगजेब का कब्जा तो था वो आगरा पर हो गया था। औरंगजेब ने आगरा जीत लिया, और आगरा जीतने के बाद जो दारा शिकोह था, क्योंकि युद्ध का अनुभव उसको उतना था नहीं, वो तो दरबारी साजिश का आदी था, तो दारा शिकोह फिर आगरा से भाग के दिल्ली चला गया, और आगरे पर कब्जा हो गया किसका? औरंगजेब का। अब औरंगजेब का आगरे पर कब्जा तो हो गया, लेकिन अभी भी किला जो था आगरे का, आगरे के किला में बादशाह मौजूद था, और सबसे बड़ी बात थी बादशाह जिंदा था। अब जिंदा बादशाह को कोई हाथ लगा नहीं सकता था, और किले के अंदर पूरी ताकत थी बादशाह के पास, और किले पर हमला ये कर नहीं सकते थे। वे जनता विद्रोह कर देगी, बादशाह को कैसे हाथ लगा सकते? संप्रभुता का सवाल था। तो औरंगजेब ने कहा कि ठीक है, अंदर तो नहीं घुस पाएंगे, तो बाहर से उसने संदेशा भिजवाया कि भाई बादशाह अपनी गद्दी छोड़े और हमको वलीयत घोषित करे, मतलब उत्तराधिकारी घोषित करे, गद्दी छोड़ देना चाहिए बादशाह को। बादशाह ने मना कर दिया कि नहीं छोड़ेंगे गद्दी। कुछ समय तक तनातनी चलती रही, क्योंकि अंदर अभी भी पूरा कंट्रोल बादशाह का था। तो फिर अभी भी बादशाह के पास जो जहाँ आ रहा थी, जो बड़ी वाली बेटी थी, अभी भी वो बादशाह के पास ही थी। वो जो जहाँ आ रहा थी अभी भी किले के अंदर थी। तो जहाँ आरा ने फिर से शाहजहाँ के साथ मिलकर एक साजिश की, और इसको कहा कि ऐसा करते हैं कि इसको धोखे से सत्ता सौंपने के बहाने किले के अंदर बुलाया जाए, और किले के अंदर क्योंकि बादशाह का कंट्रोल पूरा है, और इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा कैद करके, फिर संदेशा भेजा जाएगा दिल्ली से, दारा शिकोह को बुला के फिर उसको बादशाह घोषित करा देंगे। तो इसको फिर संदेशा दिया गया कि ठीक है, बादशाह तुमको उत्तराधिकारी घोषित करने वाले हैं, तुम किले के अंदर आओ और तुमको सत्ता सौंप दी जाएगी। अब औरंगजेब बताया था कि पूरी ज़िंदगी दुश्मनों से उलझा हुआ, उसको पता था कि हमारे बहन और हमारे अब्बा हुजूर कितने अच्छे हैं। तो उसने कहा कि अंदर अंदर हम नहीं आ रहे, इतना भी कच्चा न समझो हमको, बाहर से ही कहो कि गद्दी छोड़ दे। तो मना कर दिया कि नहीं, गद्दी ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तुमको अंदर आना पड़ेगा। तो औरंगजेब ने देखा कि मामला जब ऐसे नहीं चल रहा, बोलते हैं ना जब सीधी उंगली से घी न निकले तो फिर डिब्बा गर्म कर देना चाहिए। तो वही इसने किया कि ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं की। उसने क्या किया कि अगर जब देखा कि नहीं चल रहा है मामला, तो आगरा किले की पानी की सप्लाई बाहर से बंद करवा दी। अभी भी आप आगरा में जाएंगे, पानी की बड़ी दिक्कत है, पानी वहाँ है नहीं ज़्यादा। तो किले की पानी की सप्लाई ही बाहर से बंद हो गई कि पानी जा ही नहीं सकता अंदर। अब पता चला किला बिल्कुल सूखने लगा, पानी के लिए बूंद बूंद पानी के लिए तरस के, बादशाह को खुद पानी नहीं मिल रहा था, सूखे मुंह बिल्कुल रेंगना शुरू कर दिया। उसने संदेशा भिजवाया कि भाई बाप को पानी के लिए कौन ऐसे तड़पाता है। उसने कहा बाप हरकत ही ऐसी कर रहा है, गद्दी चुपचाप छोड़िए, सब मिलेगा। तो पानी की सप्लाई उसने ऐसी बंद करवाई कि मजबूरी में फिर उसको, शाहजहाँ को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, गेट खोल देना पड़ा, और कहा कि अब तुम ही हम हो बादशाह। खाली पानी बंद करवा के उसने अपने आप को बादशाह घोषित करवा लिया। और फिर शाहजहाँ और जहाँआरा को कैद करके वहीं मुसम्मन बुर्ज एक है वहीं पर रखा गया, और दारा शिकोह अभी भी जिंदा था, दिल्ली में था। तो फिर आगरे पर कब्जा करके उसने अपनी ताजपोशी करवाई, फिर दिल्ली की तरफ बढ़ा, और दिल्ली में भी वही खजुआ और देवराई दो लड़ाइयाँ हुई। तो एक मलिक जीवन नाम का पुराना सरदार था, मुगलों का वफादार, उसी के पास दारा शिकोह गया हुआ था शरण मांगने के लिए, बड़ा सरदार था। तो उसको लगा कि शरण दे देगा, उसने शरण तो दे दी, लेकिन वो पता चला कि औरंगजेब के पाले में चला गया, और उसी ने पकड़ के औरंगजेब को सौंप दिया कि लो भाई तुम्हारा शिकार इधर घूम रहा है। क्योंकि चप्पे चप्पे से औरंगजेब वाकिफ था, सारे आदमी सेट कर रखे थे उसने पहले से। दारा शिकोह कुछ पता ही नहीं था कौन हमारे साथ है, कौन हमारे खिलाफ है। अरे मार्केट में निकलोगे तब तो पता चलेगा कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। औरंगजेब ये सबका माहिर था, तो उसने खुद ही पकड़ के सौंप दिया। अब दारा शिकोह की क्योंकि क्रेडिट बड़ी अच्छी थी, क्रेज था एक, वह उसका एक छवि बनी हुई थी, तो उसने उसकी छवि को ख़त्म किया। तो दारा शिकोह और उसके बेटों को गंदे से हाथी पर 3 हाथी मंगाए गए, उसको 3 दिन तक पीटते मारते पीटते पूरी दिल्ली में घुमाया गया, बुरी तरीके से पीट पाट के। फिर दारा शिकोह के सामने ही उसके छोटे छोटे बच्चों को तड़पा तड़पा के मारा गया, आंखें निकाल लिया, अंगूठा निकलवा लिया, फिर छोटे छोटे टुकड़े करवाए, और फिर दारा शिकोह को तड़पाया गया, और तड़पा तड़पा के उसकी हत्या की गई, उसका सर धड़ से अलग किया गया, और उसकी खोपड़ी को कहा जाता है कि सजाकर शाहजहाँ के पास भेजा गया। और शाहजहाँ के सामने ही कहा जाता है कि शाहजहाँ क्योंकि ताजमहल को लगातार देखता रहता था, निहारता रहता था, तो ताजमहल के अहाते में ही जाके दारा शिकोह की खोपड़ी दफन करवा दिया कि जब ताजमहल को देखोगे तो अपने बड़े बेटे को जरूर याद करोगे। और बाकी उसके शरीर को एकदम छोटा छोटा पीस करवा के, जो हुमायूं का मकबरा आपको बताया था बड़ा सा, हुमायूं के मकबरे में जाके दफन करवा दिया। कि सोचिए हुमायूं के मकबरे में ही दारा शिकोह दफन है, लेकिन कौन सा कब्र उसका है अभी तक किसी को नहीं पता। बहुत कायदे से उनको पीस करवाया था, उनका कि पता भी नहीं चले किसी को।
तो पूरा मतलब दारा शिकोह को जड़ से उसने ख़त्म कर दिया, कि दहशत ऐसे फैला दी उसने। और फिर दिल्ली पर कब्जे के बाद दोबारा उसने खुद को बादशाह घोषित कर दिया। तो ये ऐसा बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। कौन बादशाह? औरंगजेब। तो इसके बाद लिख सकते हैं औरंगजेब। 1658 1658 टू 1707। तो जो औरंगजेब था 1658 से 1707, तो इसका 2 बार क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। एक बार ये जब उसने आगरे पर कब्जा किया सामूगढ़ के बाद, फिर दिल्ली पर कब्जे के बाद। एक और हमारे शासक थे जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, आपने नाम सुना होगा छत्रपति शिवाजी का। तो जब 1676 में जब छत्रपति शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था, तो उनके राज्याभिषेक के 10 ही 11 दिन बाद उनकी माँ की मौत हो गई। जीजाबाई मर गई थी। आपने सुना होगा कि शिवाजी के जीवन पर सबसे ज़्यादा असर उनकी माँ का ही था। तो जीजाबाई की जब मौत हुई उनके राज्याभिषेक के बाद, तो इसको उन्होंने अपशगुन माना था, ठीक नहीं माना। तो फिर दोबारा तांत्रिक विधि से उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था। तो शिवाजी का भी 2 बार हुआ था और इसका भी 2 बार हुआ। अब औरंगजेब जब बादशाह बना तो बताया था कि बिल्कुल पत्थर हो चुका था, तो वो सारी चीज़ों से बिल्कुल ऊपर था। और इसकी जो अपनी पर्सनल लाइफ है, अपना जो इसका निजी जीवन है, वो बहुत गजब का था। इसको जिंदा पीर कहते हैं। जिंदा पीर लिख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं? जिंदा पीर। अपनी पर्सनल लाइफ में ये बड़ा जो है कि प्योर कहा जाता है कि अपनी लाइफ को उसने बना के रखा था। वो बाकी ताम झाम दिखावे से बिल्कुल दूर रहता था। वो अपने निजी खर्चे के लिए खजाने से पैसा नहीं लेता था। ये क्या करता था कि ये क्रूशिया पर टोपियाँ सिलता था, टोपी सिल के बेचा करता था, उससे जो पैसा मिलता था। और दूसरे इसकी लिखावट बड़ी सुंदर थी। कैलीग्राफी आपने सुनी है? कैलीग्राफिस्ट जो होते हैं, जो बड़ा सुंदर सुंदर इनकी लिखावट होती है। अभी भी यूनिवर्सिटीज़ में कैलीग्राफरों की भर्ती होती है, जो डिग्री पर सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखते हैं। तो ये बहुत बड़ा कैलीग्राफिस्ट था, इसकी हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी थी। ये अपने हाथ से कुरान की आयत, कुरान लिखता था, पूरी कुरान की कॉपी बना बना के ये इस बेचा करता था। और इसके हाथ की लिखी हुई कुरान अभी भी पटना में खुदा बख्श लाइब्रेरी है, वहाँ पर इसके हाथ की लिखी हुई कुरान अब तक मौजूद है। तो राइटिंग बड़ी अच्छी थी, तो कुरान लिखता था और उसको ये बेचा करता था। तो उससे जो पैसा मिलता था तो उससे अपना खर्चा निकालता था। तो यानी अपने खर्चे के लिए खजाने से पैसा नहीं लेता था, फालतू खर्च नहीं करता था। तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत गरीब आदमी था। भाई हम टोपी रुमाल सिल के बेचेंगे तो कितने का बिकेगा? वही मोदी जी बेच दे, मोदी जी टोपी सिल के बेचेंगे तो 10-20 रुपए का बिकेगा। कितने में बिकेगा? करोड़ों में बिकेगा, लाखों में बिकेगा। कौन खरीदेगा? छोटा मोटा आदमी बाजार में तो खड़े होकर 20 रुपये बेचेंगे नहीं। कोई बड़ा व्यापारी, अंबानी अडानी टाइप का, या कोई राष्ट्राध्यक्ष, वही तो खरीदेगा। 10-20 रुपया तो देगा नहीं। तो भाई बादशाह था ना। कई लोग गलती से समझते हैं कि टोपी सिल के बेचता है, बाजार में बेचे तो बहुत कम पैसा मिलता है। अरे कीमत अच्छी मिलती थी, उसका मतलब नहीं गरीब था, पैसा बहुत था। भाई कुरान बादशाह लिख के बेच रहा है ना, तो 10-20 रुपए का बिकेगा वो, लाखों में जाएगी कीमत, उसके बड़े लोग खरीदेंगे। तो अमीर था, मतलब पैसा था, लेकिन ये था कि अपने लिए ये नहीं, वो जो है कि खजाने से पैसा निकालता था। पर्सनल लाइफ इसकी बड़ी थी। और जो दरबारी चमक दमक थी, ये सब उसने हटा दिया। जितने भी वो पेंटर और ये सब जो तबले वाले और म्यूजिशियन और ये सब नाच गाना सब उसने खदेड़ दिया था। तो जब इसने सबों को निकाला, तो कहा जाता है कि जो कलाकार लोग थे, तो कलाकारों ने अपनी कला का एक जनाजा निकाला, जो इसके महल के पास से होकर गुजरा और हाय हाय करते हुए गए विरोध करने के लिए। तो और ने पूछा कि भाई कहाँ क्या हो रहा है भाई? तो बताया गया कि जो कलाकार है सब कला का जनाजा लेके जा रहे हैं और बड़ा हाय हाय कर रहे हैं ये सब। तो बोला कि जनाजा लेके जा तो रहे हैं, लेकिन कहना बहुत अंदर तक दबो, उसको जो है कि दफन करेंगे ताकि दोबारा निकल के ना आवे, बड़ी दिक्कत हो जाती है। बढ़िया से दफन करवाना, उसको अंदर तक दफन कर देना। तो इस टाइप का था वो। ये सब ताम झाम पर कोई दिखावा वो पसंद ही नहीं करता था। तो पर्सनल लाइफ इसकी, और बाकी जैसे ये सब जितने भी बादशाह थे, सब के सब एक नंबर के नशेड़ी थे। सब नशा करते थे, मतलब शराब वराब तो पानी की तरीके से पीते थे। और इन सबों में सबसे बड़ा जो नशेड़ी था वो था जहांगीर। जहांगीर सबसे भयानक नशा करता था। शराब तो खैर इन सबों की बड़ी कॉमन सी चीज़ थी, अफीम खूब खाता था।
और अफीम की इतनी लत उसकी तगड़ी थी कि इसकी एक राजपूतानी वाइफ थी मानबाई। मानबाई ने इसका अफीम का एक ही डोज लिया और एक ही डोज में मानबाई खत्म हो गई कि ठीक ठाक आदमी ले ले जिंदा ना बचे, उतना तगड़ा था। उतना तगड़ा डोज वो डेली सुबह शाम खा के पचा जाता था। औरंगजेब के अंदर ये बुराई नहीं थी, वो अफीम वफीम नहीं खाता था, शराब वराब कुछ नहीं, पर्सनल लाइफ बिल्कुल उसकी सादा थी। और शादी ब्याह के मामले में बिल्कुल लिमिटेड था, कट्टर इस्लामिक परंपराओं को फॉलो करता था। तो उस समय था कि इस्लाम में एक समय में केवल 4 ही शादियां कर सकते थे, तो इसने भी एक समय में केवल 4 ही शादियां की। 5वीं से किसी से करनी होती तो पहले एक को तलाक दे देता, फिर शादी करता था, फिर तलाक देता था, फिर कर लेता था। जैसे हिंदू धर्म है कि शादी करने के लिए रात में फेरे लेने पड़ते, तो चक्कर आ जाता। इस्लाम में बहुत आसान था, इधर से तलाक है तलाक है तलाक है, उधर से कबूल है कबूल है कबूल है। 10 बार तलाक बोलो, 10 बार कबूल बोलो, कौन बोल रहा है? लेकिन एक बार में केवल 4, बड़ा ईमानदार था इस मामले में। ठीक, तो इस मामले में शरीफ था कि एक समय में केवल 4 इस्लामिक परंपराओं को बहुत अच्छे से फॉलो करता था। ठीक, कंजूस टाइप से भी था। इसकी अपनी एक वाइफ थी, इसकी भी एक खास बेगम थी, लिख सकते हैं। इसकी जो खास बेगम थी रबिया, रबिया उद दुर्रानी, फारस राजघराने की थी। दुर्रानी से फारसियों कहा जाता था। रबिया उद दुर्रानी, दुर्रानी थी वो। तो ज्यादातर समय इसका दक्कन में ही बीता था, बताया था बीजा कुरुकुलगुंडा मराठों से उलझते रहा था, तो ज्यादातर समय ये दक्कन में ही रहा। तो लास्ट में जब इस बिल्कुल बूढ़े हो गए थे तो इस बेगम ने इच्छा जाहिर की कि भाई आपके पिताजी शाहजहां, उन्होंने अपनी बेगम की याद के लिए ताजमहल इतना सुंदर सा इमारत बनवाई, आपको भी हमारे लिए कुछ बनवा देना चाहिए ताजमहल टाइप का कुछ। तो उसने कारीगरों को बुलाया कि भाई बेगम कह रहे हैं कि ताजमहल बना दो। तो कारीगर सभी लंबा चौड़ा एस्टीमेट दे दिए करोड़ों का, दीजिए भाई ताजमहल बना दे। तो बोला यार ताजमहल बनवाने के लिए बोल रहे तुम लोग, यार इतना पैसा लोगे? कहा एक तो मकबरा बनवाने के लिए। तो बोला पैसा नहीं देंगे लेकिन बनवाना कुछ ताजमहल टाइप का है। तो बोले पैसा नहीं देंगे तब कहाँ से ताजमहल बनेगा? कोई बात नहीं, बनाते हैं। तो उसके कारीगरों ने क्या किया कि एक तैयार किया बीबी का मकबरा, ये दिखाई दे रहा है। तो ये जो बीबी का मकबरा है ये दूर से देखने में लगेगा ताजमहल, लेकिन ये सस्ता वाला है, इसमें सब पत्थर नक्काशी ये सब बहुत चीपू टाइप का है। तो उसको कहा जाता है कि ताजमहल की सबसे गंदी नकल इसने तैयार करवाई थी, कि पैसा देंगे नहीं बनवाएंगे ताजमहल तो बनेगा नहीं। तो ये कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। लिख सकते हैं बीबी का मकबरा। तो दूर से आप देखेंगे जितना स्टाइल है सब कुछ कैसा है, ताजमहल जैसा है कि चारों मीनारें हैं, सफ़ेद संगमरमर है, लेकिन वही है कि सस्ता वाला है। तो सस्ता वाला ताजमहल इसने बनवाया था, तो उसी को क्या नाम दिया गया? बीबी का मकबरा। ये ताजमहल की सबसे फूहड़ नकल मानी जाती है जो औरंगजेब ने बनवाया था, सस्ते वाले में। पैसा था नहीं तो कहाँ था, क्या वो खर्चा ही नहीं करता था, इस टाइप का था ही ना, उसको इन चीज़ों में ज़्यादा रुचि नहीं थी, मकबरे में इतना थोड़े बनवाएंगे। तो ये व्यक्तित्व में अंतर आता है। जैसे जब जहाँ शाहजहां दिल्ली पहुंचा तो हुआ कि हमें भाई नमाज पढ़ना है, बादशाह को नमाज पढ़ना है। तो बादशाह के नमाज पढ़ने के लिए उसने अपने लिए एक मस्जिद बनवाई, जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद बनी तो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनवा के धर दी, भाई हमें नमाज पढ़ना है तो जामा मस्जिद बनवाई जाए, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद। जब औरंगजेब दिल्ली पहुंचा तो इसको भी कहा, इसको भी बुलाया कि नमाज पढ़ना चाहिए, तो बोला कि जामा मस्जिद में पढ़ना पड़े। बोला उतना दूर उतना बड़े में कौन जाएगा? तो उसने लाल किले के अंदर अपने लिए एक मस्जिद बनवाई जिसको मोती मस्जिद बोलते हैं, सफ़ेद संगमरमर का है, इतना बड़ा कमरा है पूरा उसी के बराबर उसने बनवाया, मोती मस्जिद। तो मोती मस्जिद कहाँ पर बनवाया उसने? लाल किले में। तो वही था कि एक बादशाह को नमाज पढ़ना था तो उसने दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनवा दी, दूसरे को नमाज पढ़ना था तो उसने केवल अपने लिए बनवाई। एक को बीवी के लिए मकबरा बनवाना था, ताजमहल बनवा के धर दिया, दूसरा वाला सस्ता वाला काम करा लेता। तो उसको दिखावे में, तड़क भड़क में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बताए ना, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सही था लेकिन वो बहुत कट्टर था बाकियों के प्रति, राजपूतों के प्रति उसने कट्टरता दिखाई, जिसकी वजह से राजपूत इससे इससे खिसकना शुरू हो गए। मराठों के प्रति इसने दुश्मनी दिखाई जिसकी वजह से मराठी भी नाराज हो गए। ठीक, हालांकि शातिर ये पूरा था, इसका शासनकाल बहुत लंबा था, सबसे लंबा था इसका शासनकाल। पूरा समझ लीजिए कि 1658 से 1707 तक चला, 49-50 साल तक ये रहा। तो इसका जो एक बेटा था अकबर, उसका नाम था अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, उसको लगा कि बाप से पहले कि हम न मर जाएं,
इतना लंबा हो, 89 साल का होकर मरा था ये। तो अकबर सेकंड जो इसका बेटा था, तो वो एकदम ऊब गया था अपने बाप से, वो बादशाह बनना चाहता था, वो ये हिलने को तैयार नहीं था। नशा सब, बाकी सब तो नशा वशा करके जबरदस्ती खा पी के मर गए सब, कुछ करता नहीं था, तो उसको लगा कि बड़े लंबा खींचेंगे, तो वो नहीं कर सकता। अकबर सेकंड इसके बेटे का नाम था। तो उसने क्या किया कि राजपूतों के साथ मिलके साजिश रची। राजपूतों ने भड़काया उसको कि यार तुम बाप से पहले तुम ना निकल जाओ। तो औरंगजेब अजमेर जाता था, अजमेर में है ना दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो उसमें उसकी बड़ी श्रद्धा थी। तो एक बार क्या हुआ कि इसको अजमेर जाना था अपने लिए, वो जियारत के लिए जाना था। तो इसके बेटे ने क्या किया कि राजपूतों के साथ मिलके मुखबिरी कर दी इसकी। ठीक, तो जब ये अजमेर पहुंचा तो भाई जितनी शाही टुकड़ी जाती उतनी ही गई थी, पूरी सेना आई नहीं थी, चुपचाप अपना निकल गया था। ये खबर पहुंचा दी उसके बेटे ने राजपूतों को, राजपूतों ने अजमेर का घेरा डाल दिया। उसको बताया गया कि अब बेटा जाके मिल गया राजपूतों के साथ कि भाई बेटे ने तुम्हारी मुखबिरी कर दी है, साजिश हो चुकी है, और सुबह होते ही राजपूत हमला करेंगे और ख़त्म हो जाओगे। अब दिल्ली खबर भेजी जाए, फिर वहाँ से सेना आने में फिर 2-3 दिन लग जाते, और सुबह सुबह हमला होना था। तो इसने देखा और कोई रास्ता नहीं निकला, तो उसने कुछ नहीं किया, अपने बेटे को ही शाबाशी में चिट्ठी लिखी, वाह बेटा बहुत बढ़िया काम किए, जो राजपूतों को हमारे चंगुलों में फंसा के ले आए। बेटे की खूब जम के तारीफ की, बोले मुबारक हो, तुमने राजपूतों को बहुत अच्छा काम किया कि उसको फंसा के हमारे चंगुल में ले आए, और सुबह होते ही हम लोग हमला करेंगे और हमारी सेना जो पीछे बैठी हुई है इन सबों को ख़त्म कर देगी, और राजपूत आने के सुबह तुमको मिलेगा। और वो चिट्ठी ले आके राजपूतों के खेमे में उसने गलती से पकड़वा दी जानबूझ के, कि राजपूत पकड़ ले। राजपूतों ने चिट्ठी पढ़ ली उसकी, तो उन सबों को लगा कि हम लोग इसका शिकार करने आए थे, पहले ही से अपने बेटे के साथ मिला हुआ है। तो पता चला भोर होते होते सब भाग खड़े हुए वहाँ से। अब सुबह होते होते जब इसका बेटा निकला कि चल के पिताजी का शिकार किया जाए, पिताजी खुदे खड़े हैं कि कहा बेटा जिंदगी गुजर गई हमारी दुश्मनों से झेलते झेलते, अब तो हमारा शिकार कर रहे हो, हमारी ही औलाद हो। तो बताया ना कि बड़ी बड़ी चीज़ों को तो खाली छोटा मोटा चिट्ठी लिख के निकाल देता था, डरता उरता किसी से नहीं था, पूरी जिंदगी दुश्मनों से घिरा हुआ था। इसके बारे में कहा जाता है कि उज्बेकों से लड़ाई चल रही थी, यही इकलौता योद्धा है कि भयंकर हजारों उज्बेक दुश्मनों से घिरा हुआ योद्धा, भयानक मारकाट खून खराबा चल रहा था। नमाज का समय होता है, घोड़े से उतरता है, 20 लड़ाई के मैदान में बैठ के नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। तो उसके दुश्मन भी हैरान कि इतना खतरनाक आदमी कौन है भाई, कोई भी पीछे हमारे हमला करने मर जाएगा। तो बताया जाता था शाहजदा औरंगजेब, तो औरंगजेब का नाम सुनते चुपचाप खड़े हो जाते थे। फिर उन्होंने नमाज वमाज पढ़ के उठा, फिर घोड़े बैठा, तलवार उठाई, फिर लड़ाई शुरू हुई। ये रुतबा था, ये साहस था उसके अंदर, दुस्साहसी था एकदम, वो डरता उरता किसी से नहीं था। तो इसीलिए इसका शासनकाल इतना लंबा चला गया। ठीक है, कट्टर तो था, लेकिन पर्सनल लाइफ ऐसे उसने बना रखी थी कि वो मरा ही नहीं। इसके मरने से पहले इसकी बीवी, कई बच्चे, सारे भाई बहन इसके पहले इसके सामने ही गुजरे थे। इवन 1-2 नाती पोते तक, 1-2 बच्चे बच्चियाँ सब इसके मर चुके थे, तो बहुतों को इसने दफन किया। ठीक, लेकिन वही था कि इसको लास्ट तक आते आते बीजापुर गोलकुंडा मराठों के चक्कर में इतना वो उलझा कि जिसकी वजह से लास्ट में आके इसको लगने लगा था कि अब साम्राज्य संभल नहीं पाएगा। बूढ़ा और किसी पर भरोसा ये करता नहीं था। तो जब ये बूढ़ा हुआ तो इसको लगा कि अब मामला टिकेगा नहीं। और इसके भी 3 बेटे थे जो शक्तिशाली अवस्था में थे। सबसे बड़ा था मुअज्जम, उसके बाद आजम, फिर सबसे छोटा था कामबख्श। तो इसने सोचा कि हम मरेंगे तो फिर सक्सेशन वार शुरू होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसने मरने से पहले वसीयत कर दी अपने बेटों के लिए, साम्राज्य का बंटवारा कर दिया ताकि वो लोग लड़े ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, दक्कन में ही उसकी मौत हो गई, और उसके मरते ही उसके बेटे लड़ पड़े। और इसके मरते ही 1707 में एक जजायू का युद्ध हुआ। उसमें उसका जो सबसे बड़ा बेटा था मुअज्जम उसका नाम था, वो बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से बादशाह बना। तो अगला बादशाह कौन बन गया? बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 12 तक। बहादुर शाह प्रथम। ठीक, इसका असली नाम क्या था? मुअज्जम। तो जो मुअज्जम था, जो सबसे बड़ा यही था, तो ये उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ता है, और फिर बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से ये क्या बना? बादशाह बना। तो जब ये बादशाह बना बहादुर शाह फर्स्ट, तब तक इसकी उम्र 65 से 66 साल हो चुकी थी, खुदे बूढ़ा हो चुका था।
मैं बाप ही 90 का होके मरा। तो ये 65-66 का हो गया था। अब इतने बड़े साम्राज्य के लिए, जैसे ये सब यंग एज में बने थे तो सब एक्टिव थे, इसके अंदर पे 65-66 साल की उम्र में क्या सक्रियता रहेगी, तो फिर वो सक्रिय नहीं रहा। तो इसको ज़्यादा साम्राज्य की खोज खबर कुछ होती नहीं थी, तो इसको कहा गया शाह बेखबर। तो इसको क्या कहा जाता था? शाह बेखबर। इतिहासकारों ने इसको शाह बेखबर कहा कि इसको किसी भी चीज़ की कोई खोज खबर नहीं होती थी, बस उसे बिल्कुल मगन रहता था, जो चल रहा है सब चलने दिया इसने। और ये जब शाह बेखबर 5 साल बाद ही 1712 में मरा, तो इसके मरने के बाद सोचिए इसके बेटों ने उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ने में इतनी निर्लज्जता दिखाई कि बहादुर शाह फर्स्ट की लाश 10 हफ्ते तक बिस्तर पर पड़े पड़े सड़ती रही और किसी ने इसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया, और बच्चे गद्दे की लड़ाई लड़ते रहे। यानी बाप की लाश सड़ रही है, किसी ने उसको दफन तक करने की जहमत नहीं उठाई थी। ठीक, 10 हफ्ते तक ये सड़ा है खाली बिस्तर पर मर के। तो फिर उठा के इसको फिर वही जो किसका मकबरा, हुमायूं का मकबरा बड़ा सा बना हुआ, तो उसे में ले जाके सब दफन कर दिए। तो यहीं से मुगलों का पतन फिर शुरू हो जाता है। उसके बाद कुछ महीनों के लिए जहांदार शाह बना, बस नाम लिख लीजिए। बहादुर शाह फर्स्ट के बाद कौन बना? जहांदार शाह। सत्रह सौ 12-13, लंपट मूर्ख इसको कहा इतिहासकारों ने। जहांदार शाह को हटा दिया गया, इसके बाद फिर बना फारूक शेर। कौन बना? फारूक शेर। 1713 से 19 तक रहा। 1713 से 19 तक रहा। इस फारूक शेर को इतिहासकारों ने घृणित कायर लिखा, कि बिल्कुल कायर टाइप से था। तो ये हालत हो गई थी कि अब मराठे दिल्ली तक पहुंचने लगे थे, और इस फारूक शेर की हत्या कर दी मराठों ने, और अंग्रेजों के साथ मिले, गला घोंट के इसको मार दिया गया था। वो सब अपने पक्ष में इसके से एग्रीमेंट लिखवा रहे थे सब, गला ज्यादा दब गया, एग्रीमेंट लिख दिया, साइन करने से पहले ही मर गया बेचारा। वो करता रहा, सब लिखवाते रहे, पता चल लिखते लिखते कब मर गया पता भी नहीं चला। अब लिख तो दिया, साइन करना था बादशाह को, अब साइन किया नहीं, साइन करने वाला कोई चाहिए। फिर जब महल हरम में घुसे, कोई लड़का मिले तो बादशाह बना के साइन करवाए थे। तो सब बच्चों को औरतों ने छुपा लिया कि सब फिर मार डालेंगे। तो वहीं पर एक लाल किले के अंदर एक नीम के पेड़ के नीचे एक लड़का सुस्ता रहा था, उसका नाम था रफ़ी दर्जात। उसको पकड़ के लिया कि चल बेटा तुम बादशाह बन जाओ। उसको टोपी माला पहना के बनाया, टीबी हुआ था उसको। फिर साइन किया, कुछ दिन बाद वो मर गया। फिर रफ़ीउद्दौला को बनाया गया, वो बीमार था, कुछ दिन बाद वो भी मर गया। फिर मोहम्मद शाह बना। मोहम्मद शाह रंगीला था। रंगीला का मतलब रंगीन स्वभाव का था, खाली नाच गाना, मुर्गे मुर्गियों की लड़ाई, यही सब देखना उसका शौक था। तो उसके समय से दिल्ली जो मुगल थे ये फिर टूटने लगे थे। उधर पंजाब, उधर अवध अलग हो गया, बंगाल अवध हो गया, उधर हैदराबाद में निजाम ने अलग अपनी सत्ता बना ली। और इसी के समय से मुगलों का जो फेस था वो टूटने लगा था, क्योंकि मराठा अब दिल्ली तक पहुंचने लगे थे। तो फिर से बाहरी आक्रमण होना शुरू हो गया, जिसमें 1739 में नादिर शाह आता है, अच्छे से तोड़ ताड़ के चला जाता है। फिर अहमद शाह अब्दाली आने लगता है, और पूरा मुगलों का पतन एक तरीके से शुरू हो जाता है। तो मुगलों का जो पतन हम लोग देखते हैं वो कहाँ से देखते हैं? 1707, औरंगजेब के मरने के बाद। हालांकि मुगल बादशाहों की लंबी चौड़ी श्रृंखला चली, कि जैसे जब औरंगजेब मरा, उसके बाद बहादुर शाह फर्स्ट बना, फिर जहांदार शाह बना, फिर फारूक शेर बना, फिर रफ़ीउद्दौला, फिर रफ़ीउद्दौला, फिर मोहम्मद शाह रंगीला, फिर अहमद शाह, मोहम्मद शाह, अकबर सेकेंड, जो अरे सॉरी आलमगीर सेकेंड। उसके बाद जो सेकंड लास्ट मुगल बादशाह था अकबर शाह सेकंड, और अंतिम बादशाह था बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर। और ये सब चले हैं 1707 से लेके 1857 तक। कब तक चले हैं? 1857। अब देखिए औरंगजेब की मौत होती है कब? 1707 में, और यहीं से ये डिक्लाइन शुरू हुआ, और कब तक चला? 1857 से। अब ये बड़ी समस्या है कि जैसे इसके पहले जो हमने देखे कि बड़े से बड़ा राजवंश जो था, वो जब बड़ा राजा मरता था तो उसको कुछ समय के अंदर उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता था, पतन शुरू हो जाता था। लेकिन मुगलों के साथ ऐसा नहीं हुआ। बड़ा मुगल बादशाह कब मरा? 1707 में।
और मुगल वंश कब तक चला? 1857 तक, यानी औरंगजेब के मरने के कितने साल बाद तक? 150 साल तक। सोचिए, मुगलों का पतन 150 साल हुआ। दिल्ली सल्तनत में दो दो चार चार साल में वंश बदल जा रहा था। सबसे बड़ा साम्राज्य हमारा मौर्य था। आपको बताया कि अशोक मरा और अशोक के मरने के 50 साल के अंदर कोई नाम लेने वाला नहीं बचा, गला काट के हटा दिया, कोई पता भी नहीं चला उनका। लेकिन मुगलों के साथ ऐसा नहीं हुआ कि औरंगजेब के मरने के 150 साल बाद तक ये चलते रहे। जब औरंगजेब मरा तो उसके बाद भारत की सबसे बड़ी ताकत बने मराठे। पेशवाओं के नेतृत्व में मराठों ने सर उठाया और भारत के सबसे बड़े हिस्से पर मराठों ने कब्जा कर लिया। और फिर 1772 तक आते आते दिल्ली भी मराठों के कब्जे में आ गई थी। मराठा नेता थे महाजी सिंधिया, उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक, अब दिल्ली पर मराठों ने कब्जा कर लिया, लाल किला उनके अंडर में आ गई, लेकिन उन्होंने मुगल बादशाहों को हटाया नहीं, मुगलों का शासन चलता रहा। मुगल बादशाह को मराठों ने पेंशन दी, और जब दिल्ली पर कब्जा हो गया था, लाल किले पर कब्जा हो गया तो मार के भगा देते, खुदे बन जाते, पेंशन देने की क्या जरूरत। फिर 1803 में एक लसवारी की लड़ाई हुई, और लसवारी लड़ाई के बाद अंग्रेज जनरल लेक की सेना ने सिंधिया को हरा दिया और दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया 1803 से लेकर 1857 तक। अब मुगल बादशाह को पेंशन देनी शुरू की किसने? अंग्रेजों ने। भाई जब दिल्ली पर कब्जा हो गया, लाल किला जीत लिया, तो पेंशन देने की क्या जरूरत है, मार के भगा देते, खुदे बन जाते। नहीं की तो बड़ी से बड़ी ताकतें दिल्ली पहुंच जाती थी, लाल किला पहुंच जाती थी। मुगल बादशाह को अपने हिसाब से चेंज भी कर देती, जिसको मर्जी उसको गद्दी पर बैठाए, लेकिन बैठना चाहिए कौन? मुगल। ऐसा क्यों हुआ कि 150 साल बाद तक उनकी सत्ता, उनका नाम केवल चला, वो उसको हटा नहीं पाए। हुआ ये था कि इसके पहले की ये जो बादशाह रहे, खासतौर पर चारों का योगदान था, स्पेशली ये चारों, अकबर से लेके औरंगजेब तक, इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण था। अब देखिए, अकबर का शासनकाल कब शुरू हुआ? 1556। औरंगजेब कब मरा? 1704 1707। तो इन चार लोगों ने मिलकर कितने साल शासन किया? 1556 से 1707, कितना साल हो गया? 150, 151 साल, 150 मान लेते। ठीक, अब सोचिए, चार लोगों ने मिलकर 150 साल राज किया, यानी ऑन एवरेज एक आदमी का शासनकाल कितने साल का होगा? 37.5 साल लगभग आएगा। सोचिए, 37.5 एक आदमी, बाकी औरंगजेब 50, अकबर 49-50। समझ रहे? मोदी जी पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री, 10 साल से हैं। आप सोचिए, 10 साल की मार्केटिंग ऐसी है कि आप किसी से पूछेंगे कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मोदी के अलावा कोई है इस देश में? उनके पहले भी कोई था क्या? कुछ नहीं था, देश में था क्या? तो मोदी जी आए, सब कुछ हुआ, नहीं तो था क्या? देश तो गुलाम था। तो बनारस को कौन जानता था? तो मोदी जी आए तो लोग जानना शुरू किए। बाबा विश्वनाथ को कौन जानता था? बीएचयू की आधारशिला किसने रखी? मोदी जी ने रखी। ऐसे लोग बोलते हैं। अब ऐसा नहीं कि बाबा विश्वनाथ थे नहीं, या बनारस नहीं था, या बीएचयू नहीं था। सोचिए, आप 2014 के पहले पैदा हुए हैं। अब आज की मार्केटिंग देखिए, हर तरफ वही छाए हुए। मात्र 10 साल का ये कार्यक्रम, किसी को ऑप्शन, बोले ऑप्शन है ही नहीं यार देश में, कौन है कौन? और 14 के पहले तो कोई था ही नहीं, मोदी के अलावा कोई है ही नहीं। ये अंधे हो क्या? अब सोचिए, हम लोग 2014 के पहले की पैदा, इसे हमने देश देखा है, बनारस भी देखा है, विश्वनाथ भी देखा है, बीएचयू सब कुछ देखा है, लेकिन आँख फूट गई। पता ही नहीं चल रहा है क्या है, कुछ है ही नहीं उनके अलावा। तो ये क्या है? ये 10 साल की मार्केटिंग है। आप सोचिए, वही आदमी 37 साल राज कर गया, तो किसी को समझ में आएगा? और एक ही वंश 150 साल चला जाए लगातार, बिना किसी डिस्टरबेंस के, अनइरप्टेड, 150 साल, तो किसी कोई ऑप्शन बुझाएगा? लेंगे आए, ये क्या होता है? उनके अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। जैसे आज लोगों को, सोचिए, मात्र 10 साल का ये खेल है, सूझता है। बड़े बड़े बूढ़े लोग कहते कि है कौन?
तो ये क्या दिख रहा है? मार्केटिंग। मात्र कितने साल? 10 साल। समझ रहे हैं? तो जो 150 साल रहा, तो लोगों को कोई ऑप्शन ही नहीं सूझ रहा था, ये हालत हो चुकी थी। सूझता ही नहीं था कि कुछ है देश में या कुछ था देश में। तो वही था कि एकदम सब कुछ पर यही छाए हुए थे चारों तरफ से। इवन जब 1857 की क्रांति हम लोग पढ़ेंगे तो उसके कई सारे कारणों में एक कारण ये भी था कि एक जो गवर्नर जनरल था डलहौजी, डलहौजी ने लास्ट मुगल बादशाह को अब कह दिया कि अब मुगल बादशाहियत खत्म होगी और अब आपको दिल्ली लाल किला छोड़ के किसी दूसरे छोटे घर में शिफ्ट करेंगे। तो लोगों को लगा यार हमारे बादशाह को हटा रहे, बादशाह था किसी काम का नहीं, लेकिन क्रेज था बादशाह का कि अभी 1857 की क्रांति आप पढ़ेंगे तो 1857 की क्रांति में सिपाहियों ने मेरठ में विद्रोह किया, मेरठ से क्रांति की और पूरे मेरठ पर विद्रोही सिपाहियों ने कब्जा कर लिया और बोला कि अब अंग्रेजों को भारत से मार भगाएं। केवल मेरठ से नहीं, पूरे देश से अंग्रेजों को निकाल देंगे। तो युवा अंग्रेजों को तो निकाल देंगे, सत्ता किसको सौंपेंगे? तो 150 साल बाद भी सिपाहियों ने 1857 में कहा कि अंग्रेजों को मार भगाएंगे तो भारत की सत्ता सौंपी जाएगी, हम चलते हैं दिल्ली लाल किला, मुगल बादशाह से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे रहनुमा बनेंगे। अब सोचिए सिपाही हिंदू थे या मुसलमान थे, ये किसी को नहीं पता, लेकिन मुगल बादशाह एक मुसलमान था। 150 साल बाद भी सिपाहियों के दिमाग में किसी हिंदू राजा का नाम आया ही नहीं। वो सीधे मुगल बादशाह के पास गए कि साहब, पकड़ के बनाया कि अब आप ही बनी, क्योंकि 80 साल का बूढ़ा आदमी किसी काम का नहीं था, धर पकड़ के सब उसको बादशाह बना दिया। ये क्रेज 150 साल बाद भी था, जब वो बादशाह किसी काम का नहीं था। मेरठ में कौन जानता था? उस समय तो मुगल सत्ता लाल किले तक सीमित थी, फिर भी सिपाही सीधे कहा कि नहीं, ये क्रेज इन सबों का बनाया हुआ था कि 150 सालों की समृद्धि थी, सीमाएं बढ़ी हुई, लंबे समय तक शांति व्यवस्था बनी रही, तो एक समृद्धि आई। अब हम लोग बाहरी हमलों से सुरक्षित हो चुके थे। पहले बता ना, जो मन कहते मुंह उठा के चल देता था, अब ये अटैक करना शुरू कर दिए थे। अब चमक, दिखावा, शान और शौकत, ये खबरें अब दुनिया भर में फैल रही थी। लाल किला बना, जब जहांगीर के समय जब ये सब दिखाई देने लगा, जब ताजमहल बना, तो अब तक जैसे भारत का जो माहौल था एक बौद्धिक था, लोग भारत पढ़ने आते थे, धर्म, संस्कृत, वेद, पुराण, बुद्धिज्म, इसके लिए आते थे। अब दिखावे का काल शुरू हुआ, शो ऑफ, देखने आते थे कि सोचिए संगम पत्थर में सब सोना चांदी हीरा मोती जड़वा दी थी कि आओ बेटा, चमकता क्या है इसको दिखाते हैं। कि पत्थर में सोना चांदी हीरा मोती जड़वाए थे, पॉलिश के बाद रंगीन शीशे लगवा देते कि आओ देखो दिखाते हैं तुमको क्या होता है। अंग्रेज भी देख के चमक चांदी चौंक जाते थे, ये कैसे बना दिया। तो ये जब बड़ी बड़ी चीजें होने लगी, जब दिखावे का काल आया, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद और सबसे खूबसूरत इमारतें, बड़ी बड़ी सेनाएं जब निकलती थी, तो लोगों के दिमाग में एक क्रेज बना, एक ऑरा बन गया। जैसे हमारा चंद्रयान मिशन सफल हो गया तो उससे हमको कुछ मिला थोड़े, लेकिन एक राजा शासक से हम जुड़े ना, राष्ट्रवाद एक आता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान को हरा दे, तो इंडिया पाकिस्तान को हरा दे तो आपको क्या मिल जाएगा? कुछ मिलेगा? या हम वर्ल्ड कप जीत जाते, मान लीजिए जीत ही जाते, तो क्या मिलता आपको? कुछ नहीं, बस मगन रहते कि हाँ जीत गए। तो आप देश से क्या करते हैं? जुड़ाव महसूस करते हैं। तो जब ये बड़ी बड़ी खबरें आती थी कि हमारी सेना इतनी बड़ी है, ये हो रहा है, बड़ी बड़ी चीजें हो रही, तो लोग सीधे शासक से जुड़ाव महसूस करते हैं, एक प्राउड फील करते हैं। अब जैसे आपके मोहल्ले में कोई बड़ा आदमी रहता है, कोई बड़ा मंत्री रहता है, या मोदी जी बनारस के सांसद है, अब मोदी जी बनारस के सांसद है, उससे 1 रुपया मिलना नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा ऐठ के बात करते हैं। कोई आया बगल, कहाँ से आता? मिर्जापुर। मिर्जापुर कौन है सांसद? पता नहीं। पता हमारे यहाँ सांसद कौन है? मोदी जी। यहीं दुर्गा कुंड में है उनका ऑफिस, जैसे हम ही से मिलने आते नहीं। तो आपके अंदर एक प्राउड है कि हमारा सांसद हमारे देश का क्या है, प्रधानमंत्री है, आपसे मिल नहीं रहा है, आपको दे नहीं रहा है 1 रुपया, गौरव। तो जब ये बड़ी बड़ी चीजें होने लगी, तब लोग सीधे किससे जुड़े? शासक से। वही शासक से जुड़ाव लोगों का एक इमोशनल अटेंशन बना, एक राष्ट्रवाद जैसे बोलते हैं ना कि लोग शासकों से जुड़ना शुरू कर देते हैं। कि 150 साल बाद भी सिपाहियों ने किसी हिंदू राजा को चुना ही नहीं, सीधे मुगल बादशाह को अपना चुन लिया। तो ये क्रेज ऐसा बना है कि बड़ी से बड़ी ताकतें दिल्ली पहुंच जाती थी, लाल किला पर कब्जा हो जाता था, बादशाह की आंखें निकाल देते थे। कई बार हुआ कि आंखें निकाल के बदल दी, गला घोट के मार दिया, लेकिन बैठाया किसी मुगल को, ये क्रेज था। ठीक।
हर एक क्षेत्र में काम हुआ, कुछ एक क्षेत्र ऐसे 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 थे जहाँ पर काम नहीं भी हुआ। हालांकि धर्म वगैरह का क्षेत्र देखेंगे तो उसमें बहुत काम हुआ। सोचिए, मुस्लिम काल में ही हिंदू धर्म की सबसे पॉपुलर किताब लिखी गई। हिंदू धर्म की सबसे प्रसिद्ध किताब कौन सी है? रामचरितमानस। रामचरितमानस हर हिंदू घर में छोटे या बड़े रूप में मिलेगी जरूर आपको। रामचरितमानस अकबर के काल में लिखी गई थी, 1575। सूरदास इस समय हुआ करते थे। ठीक है, तो ये जो बड़ी बड़ी चीजें हुई कि धर्म से भी ऐसा नहीं था कि कोई बहुत भयानक कट्टरता का काल था। कि सोचिए, धर्म में आपने सिख धर्म का नाम सुना होगा। सिखों के पहले धर्मगुरु कौन थे? गुरु नानक देव। और 10वें कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सोचिए, गुरु नानक देव बाबर के समकालीन थे और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु औरंगजेब के समकालीन थे। तो 1 से 10 तक इन्हीं के बीच में रहे। तो एक बार नानक देव बाबर के समय आ रहे थे तो बाबर के सिपाहियों ने अरेस्ट कर लिया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में बताया गया कोई साधु संत पकड़ा है, तो बाबर ने कहा क्या कर रहा था? बोले कुछ नहीं, ऐसे भजन गाते हुए जा रहे थे, पकड़ लिए। बोले हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोला तो फिर काहे पकड़, छोड़ दिया गया। तो जिस गुरु ने उनके खिलाफ जैसे संघर्ष किया, हथियार उठाया, तो उसको मारने काटने से भी नहीं चूके सर। गुरु अर्जुन देव, जहांगीर ने फांसी दे दी थी। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब जिंदा चिरवा दिया। ठीक, और लेकिन जिसने साथ दिया उसको आगे भी बढ़ाया। जैसे तीसरे जो गुरु थे रामदास, उनको अकबर ने जमीन दान दी थी। उसी अकबर ने जो 500 बीघा जमीन दी थी, उसी पर जो अमृतसर का बना है तरन ताल, तो अकबर के दान की हुई जमीन पर बना हुआ है। तो जो साथ देते थे उसको आगे बढ़ाते थे, जो नहीं साथ देते थे सर काटने से भी नहीं चूकते थे। और दूसरे धर्म को नहीं, अपने वालों को भी नहीं छोड़ते थे। जैसे जहांगीर के समय एक सूफी संत था शेख अहमद सरहिंदी। तो शेख अहमद सरहिंदी ने मुगल बादशाह की धार्मिक नीति की आलोचना की, तो उससे जहांगीर ने उसको 7 साल की सजा सुनाई कि इसको 7 साल कैद में रखो। तो उसने कहा कि भाई, एक मुस्लिम काल में एक मुसलमान सूफी संत को सजा नहीं दी जा सकती। बोले बाबा, हिंदू या मुसलमान नहीं, बादशाह के खिलाफ बोले, ज़्यादा बोलोगे काट देंगे उठा के। तो उसको 7 साल तक ग्वालियर किले में कैद रखे, 7 साल पत्थर तोड़वाए, तब उसका दिमाग ठंडा हुआ तो छोड़े उसको सब। तो किसी को नहीं छोड़ते थे। वो ऐसा नहीं कि अपना पर ऐसा देखभाव से रखते थे। ठीक है, चलिए खैर, तो बहुत सारी चीज़ें रहीं। तो उस हर एक क्षेत्र में काम किया, लेकिन एक क्षेत्र था जो मुगलों को कमजोरी बनी रही। जमीन पर तो इनकी सेना बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन पानी पर इनकी कमजोरी बनी रही। और इस बार जो भारत में चैलेंज आ रहा था वो पानी के रास्ते आ रहा था। अब पानी के रास्ते कौन आ रहा था, क्यों आ रहा था, इस पर हम लोग कल बातचीत करते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल, बने रहिए। थैंक यू।